नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं बीए अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई, जिसके अंतर्गत मीनिंग और सामाजिक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालना है, मैं इस पर अपनी बात आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु प्राणी रहा है और सदियों से मानव अज्ञात की खोज कर रहा है। इस खोज का मुख्य आधार क्या है? अज्ञात को जानने की इच्छा, लालसा। सितारों का आगमन कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं, बादल कैसे गरजते हैं, वर्षा कैसे होती है, भूकंप कैसे आता है। ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं सदैव से मनुष्य को आकर्षित करती रही हैं और वह उन घटनाओं की तह में जा कर के हमेशा कुछ नया जानने को जिज्ञासु रहता है। ये जिज्ञासा ही मूलतः बच्चों अनुसंधान का आधार है। जो घटनाएं रहस्यमयी होती हैं, जिनको कोई नहीं जानता, उसको मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो जानने की कोशिश करता है और उसके बाद न केवल जानने की कोशिश करता है बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त करता है। और इस तरीके से मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति प्राकृतिक घटनाओं से बढ़ते बढ़ते सामाजिक जीवन में प्रवेश कर गई है। वह जानना चाहता है कि सामाजिक जीवन में भी घटनाएं कैसे घटती हैं, समूह कैसे बनते हैं, कैसे मनुष्य रहा होगा, आरंभिक स्तर पर मनुष्य की क्या स्थिति रही होगी और कैसे वो मनुष्य जंगलों से रहता हुआ आज तक यहाँ तक पहुँचा है, आदि तमाम बातें उसके मन में कहीं ना कहीं कुलबुलाती रहती हैं और ये कुलबुलाहट उसके मस्तिष्क को उपजाऊ बनाती है। बच्चों, जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा ही अनुसंधान का आधार होती है, शोध का आधार होती है, खोजने की इच्छा को बलवती करती है। मनुष्य कुछ न कुछ खोजना चाहता है और खोज की इस इच्छा को ही हम अनुसंधान की बुनियाद मानते हैं। और इस तरीके से मनुष्य ने ये जानने की कोशिश करी कि इन घटनाओं के मूल में क्या है, वो कौन से नियम हैं जिससे ये सारा संसार का व्यवहार संचालित होता है, और इस तरीके से वहाँ पर शोध की बुनियाद पड़ी। बच्चों, अनुसंधान के लिए बहुत सारे शब्द हैं जो समानार्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अनुसंधान, शोध, गवेषणा, खोज, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं जो इसके समकक्ष माने जाते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन संधान। तो अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, और संधान का अर्थ होता है जानना। बच्चों, इस संधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसके पीछे मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहती हूँ। आप सब महाभारत के उस प्रसंग से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को युद्ध में निपुण करने के लिए धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वो न केवल उनको शिक्षा देते हैं बल्कि उनकी समय समय पे परीक्षा भी लेते हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने अपने विद्यार्थियों की एक परीक्षा ली। और आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया कि एक वृक्ष पर चिड़िया रखा और अपने सभी शिष्यों से कहा कि इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। और उन्होंने तब क्या कहा अपने सभी शिष्यों से कि वत्स, सभी आप अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाइए, कानों तक ले जाइए और संधान करिए। इससे क्या सिद्ध होता है? उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चिड़िया की आंख और धनुष की बाण का नुकीला सिरा और बाण को आप धनुष और बाण को आपने कैसे संभाला है, ये तीनों एक सी स्थिति में होंगे तभी आपकी निशाना जो है वो कहाँ जाएगा, चिड़िया की आंख में लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को वहाँ पर पहली बार प्रयोग किया संधान शब्द का, कि हमारे लक्ष्य, हमारे साधन के बीच में कितनी समानता है, कितनी संबद्धता है, वही आपके अंदर जिज्ञासा को पैदा करेगी और वही अनुसंधान की बुनियाद है। तो इस तरीके से वहाँ पर से अब हम इस संधान शब्द को हम अपने सामाजिक जीवन में ले आए हैं और हम उसका प्रयोग करने लगे हैं कि हमारे अंदर एक अनुसंधानकर्ता के अंदर कितनी क्षमता है
कितनी कुशलता है, कितनी योग्य है, कितना लक्ष्य को जानने के प्रति वो सचेत और जागरूक है, तो वो अनुसंधान कर सकता है। तो इन शब्दों के अर्थ को हम ध्यान से देखने की और सुनने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी का जो रिसर्च शब्द है, दो शब्द से बना है, री धन सर्च। री माने फिर से और सर्च माने खोजना, अर्थात क्या हुआ, फिर से खोजना। तो इस तरीके से अनुसंधान शब्द का अर्थ हुआ किसी चीज़ को फिर से खोजना। अब सवाल ये उठता है कि फिर से क्यों खोजा जाए, तो उसके मूल में क्या बात है। इसका मतलब ये है नंबर 1 कि कोई चीज़ ज़रूर जानी जा चुकी है तो फिर से खोजा जाए, या खोजा जाए यानी जो कुछ भी अज्ञात है, जो कुछ भी अननोन है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको सामने लेके आना। तो इस तरीके से किसी चीज़ को जानने की इच्छा, अज्ञात तथ्यों को सामने लाने की जो जिज्ञासा होती है, वही अनुसंधान की बुनियाद है। और जब हम इस अनुसंधान शब्द को सामाजिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, अर्थात सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, उसके संबंध में किसी नवीन तथ्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं, या हम किसी चीज़ को जो पहले खोजी जा चुकी है उसको फिर से खोजने की कोशिश करते हैं, तो वही सामाजिक अनुसंधान है। विद्वानों ने इसको बहुत ढंग से परिभाषित किया है। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी में कहा गया है कि अनुसंधान का अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धांतों का अन्वेषण करने के लिए विशेष सामग्री की निरंतर और सावधानी पूर्वक पूछताछ, जांच पड़ताल करना शोध है। बुगाडस ने अपनी कृति सोशियोलॉजी में लिखा है, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। मोजर ने बहुत सुंदर ढंग से इसे परिभाषित किया है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में, कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं। तो विद्वान ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है और इसको जानने की कोशिश की गई है, और ये कुल मिलाकर के किसी भी नई चीज़ के या घटना या वस्तु के बारे में हमारे मस्तिष्क के अंदर भी जो जानने की इच्छा है, अर्थात कुछ प्रश्न हैं, जैसे हम ये जानना चाहते हैं ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, कहाँ किया जाए, ऐसे तमाम प्रश्न जो हैं हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारे अंदर वो जिज्ञासु प्रवृत्ति है और हम सच में कुछ जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है अनुसंधान की परिभाषा विद्वानों ने अपने अपने ढंग से देने की कोशिश की है। वस्तुतः क्या है कि अनुसंधान का अर्थ केवल पुनः खोज करना नहीं, बल्कि समस्या या घटना के बारे में नवीन जानकारी या उपलब्ध ज्ञान में कोई संशोधन करना है, तो वही है सामाजिक अनुसंधान है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक विधि है, ये एक तरीका है, एक मेथड है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं, समस्याओं के कारणों, अंतः संबंधों और उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण जब हम करने की कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं, तो यही सामाजिक अनुसंधान है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी घटना के बारे में जिसका संबंध सामाजिक जीवन से है, अगर उसके विभिन्न पक्षों को, उसके अनुक्रमों को जो उससे अंतर संबंधित हैं, उन सारी घटनाओं को देखकर, सुनकर, परख करके समझने की कोशिश करते हैं और किसी नवीन तथ्य को सामने लाना चाहते हैं, तो वही हमारी सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया कहलाती है, या उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहली विशेषता है बच्चों नवीन ज्ञान की खोज करना, जो कि इसकी परिभाषाओं से भी स्पष्ट हो रही है, किसी नए ज्ञान को सामने लाना। दूसरा है जीवन के समस्त पक्षों के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की क्रमबद्ध और व्यवस्थित पद्धति अनुसंधान है। तीसरा वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, यानी हम अनुसंधान में जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वह है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें बच्चों इसके तीसरे भाग में विस्तृत चर्चा की गई है, जो आप आगे की वीडियो श्रृंखला में सुनेंगे। कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना, पुराने तथ्यों या सिद्धांतों की परीक्षा, पुनर्परीक्षा और सत्यापन करना,
परिकल्पना की उपयुक्तता की जांच करना या उसका परीक्षण करना, तार्किक प्रविधियों का प्रयोग कर नवीन प्रमाणों और सिद्धांतों का विकास करना, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना है, और अंत में तथ्यों और घटनाओं के मध्य अंतः संबंधों व अनुक्रमों को स्पष्ट किया जाता है। वही प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान है। इन सारी विशेषताओं और परिभाषाओं का निचोड़ हम पीवी यंग की परिभाषा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए बच्चों, मैं पीवी यंग की परिभाषा जो उन्होंने अपनी कृति साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में व्यक्त की है, वो आपके समक्ष आपको रख रही। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि सामाजिक शोध की हम सामाजिक शोध को एक वैज्ञानिक योजना कह सकते हैं, उसको वैज्ञानिक योजना कह के परिभाषित कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य है क्रमबद्ध तार्किक प्रणालियों द्वारा। कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं उनको देखिए। पहले उन्होंने बात क्या कही, नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा प्राचीन तथ्यों का परीक्षण और सत्यापन। देखिए, उन्होंने अपनी परिभाषा में वही बात की जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में की आप लोग से, कि केवल हम नवीन तथ्यों को नहीं लाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, जो पहले से खोजे गए हैं उन तथ्यों की हम परीक्षा भी करते हैं, पुनर्परीक्षा करते हैं और सत्यापन करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाती हूँ। बच्चों, हमने अपनी क्लास में बहुत 8वीं की क्लास में ये पढ़ा है कि पानी 2 तत्वों से मिलके बना है ना, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप ये बताइए, हमने ये किताब में लिखा हुआ पढ़ा तो ज़रूर किसी ने खोजा तो होगा, किसी ने प्रयोग किया होगा, तब उसने बताया कि पानी के 2 तत्व होते हैं। पर हमने तो टेस्ट नहीं किया कि हमने भी उसी ज्ञान को जो पहले 8वीं की कक्षा में हमें दिया गया है कि पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है, हम उसको एज इट इज़ स्वीकार करते जाते हैं। परंतु यदि हम शोध के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं बच्चों, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो जिज्ञासु होना ज़रूरी है। ये जानना भी ज़रूरी है कि पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है, हम इसको माने कैसे। इसका मतलब ये कि हमें खुद इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, हमें इसे पुनर्परीक्षा भी करनी पड़ेगी और उसके निष्कर्षों के सत्यापन की जांच भी करनी पड़ेगी, तब हम वहाँ पर रिसर्च कह सकते हैं। उसके अनुक्रमों, अंतः संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं जिनकी उत्पत्ति एक उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ रचना के अंतर्गत भी हो, उसका विश्लेषण करना। और अंत में उन्होंने अपनी बात क्या कही, नवीन वैज्ञानिक उपकरणों, प्रमाणों तथा सिद्धांतों को विकसित करना है जो मानव व्यवहार के अध्ययन को विश्वसनीय तथा प्रामाणिक बनाने में सहयोग करेंगे। अर्थात क्या, पूरी सारी परिभाषाओं का निचोड़ क्या निकलता है, मुख्य रूप से कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है। नंबर वन उसमें क्या बात निकली कि हम किसी नई चीज़ को या नवीन तथ्य को या नवीन घटना को या अज्ञात चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जो बात पहले से खोजी जा चुकी है या पुराना तथ्य है, उसकी पुनर्परीक्षा, उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं, उसका सत्यापन करते हैं, उसका पुनर्परीक्षण करते हैं। और साथ ही साथ हम अपने अध्ययन की उपयुक्त प्रणालियों द्वारा जो रिसर्च के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती हैं, उनका प्रयोग करके घटनाओं के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, उसको प्रामाणिक बनाने का प्रयास करते हैं और तब हम कोई निष्कर्ष निकाल के उसका सत्यापन करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो यह बच्चों सामाजिक अनुसंधान है। अब सवाल उठता है कि आखिर सामाजिक अनुसंधान किया कैसे जाए, अर्थात सामाजिक शोध के चरण। तो हम ये देखेंगे हमारे सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से मुख्य चरण हैं, यानी सामाजिक अनुसंधान को कितने चरणों में संपादित किया जाए कि वह जो है एक निश्चित आकार, एक निश्चित ठोस रूप में हमारे समक्ष आ सके। पहला है विषय या समस्या का चुनाव। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है यह। सामाजिक अनुसंधान कोई एक दिन में संपादित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक लंबे समय तक चलती है। और बच्चों, ये आप जान लीजिए कि रिसर्च करने में 5 साल भी लग जाते हैं और पता नहीं कितने लग जाते हैं अगर सही रूप से काम ना किया जाए। इसलिए पहला चरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वह है विषय या समस्या का चुनाव करना। हम किसी विषय को कैसे चुनेंगे? सामाजिक घटनाओं का संसार कितना असीम है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे में से किसी विषय को चुनना, तो निश्चित रूप से विषय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे विषय का चुनाव करेंगे जो प्रासंगिक हो, हम
ऐसे विषय का चुनाव करेंगे जिसका कम से कम जब तक हम उसके निष्कर्ष निकालें, उसका सत्यापन परीक्षण करें, तब तक वह हमारे लिए और दूसरों के लिए प्रासंगिक हो, उसके निष्कर्ष और भविष्य में काम आ सकें। इसलिए विषय समस्या का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जिस विषय को हम चुनते हैं उससे संबंधित साहित्य यानी लिटरेचर, यहाँ पर लिटरेचर का मतलब वो साहित्य हिंदी साहित्य नहीं है। यहाँ पर लिटरेचर का मतलब ये है आपके विषय से संबंधित सामग्री जो लिखित रूप में है, जिसको हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं, वो कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों से, विभिन्न जर्नल से, विभिन्न प्रलेखन केंद्र से, ग्रंथालय से, पत्र पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से और ऐसी बहुत सारी लिखित सामग्री जो यहाँ वहाँ रखी जाती है, उन सब को आप एकत्रित करेंगे जो आपके विषय से संबंधित है और तब उनका अध्ययन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे ताकि आप अपने काम को जस्टिफाई कर सकें या आप अपने काम की प्रासंगिकता को सिद्ध कर सकें। तीसरा है इकाइयों का निर्धारण और उसका स्पष्टीकरण। इकाइयाँ कौन सी, अध्ययन में आप कौन कौन सी इकाई को लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों, हम साथ साथ चलेंगे तो आपको इसके चरणों को समझने में और भी आसानी होगी। तो मान लीजिए हम एक सब विषय चुनते हैं कि छात्रों में असंतोष का अध्ययन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने शब्द आए, छात्र, असंतोष। तो यानी छात्र माने कौन से छात्र। अब छात्र में छात्राएं भी आती हैं, स्कूल के विद्यार्थी भी आते हैं, महाविद्यालय के भी आते हैं और अधिक उच्च स्तर के तकनीकी महाविद्यालय के छात्र भी छात्र कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन से छात्र। तो आप अपने अध्ययन में ये स्पष्ट करेंगे कि आप किन छात्रों को ले रहे हैं। तो मान लीजिए आप केवल महाविद्यालयीन छात्रों को ले रहे हैं तो आप बताएंगे कि छात्र का मतलब हमारा केवल महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से है, उनके बीच में जो असंतोष होगा हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से इकाइयों का निर्धारण और स्पष्टीकरण करना है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण चरण है भाई, परिकल्पना का निर्धारण। परिकल्पना के विषय में दूसरे अध्याय में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बात करूंगी। परिकल्पना शोध का पहला चरण होता है जिसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि किसी कार्य को करने से पहले हम एक अपने उसके क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि एक एज्यूम करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। उस आधार पर हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो हर हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वेस्टावे ने क्या कहा है, ये वो लोरियां हैं जो जागते हुए को सुला देती हैं। यानी उपकल्पना पर आप अगर विश्वास कर लिए तो आपको गलत रास्ते पे भी ले जाएंगे। इसलिए उपकल्पनाओं का निर्धारण बहुत सोच समझ के किया जाता है। अगला है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था, एक हमारे मन में जिज्ञासा उठी थी, क्या, क्यों, कैसे और अब है कहाँ। तो कहाँ माने अध्ययन क्षेत्र। तो कौन सा अध्ययन क्षेत्र होगा इसका निर्धारण कर लेंगे। जैसे आप महाविद्यालयीन छात्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो किस महाविद्यालय के छात्र लेंगे, शहर के लेंगे, गांव के लेंगे, आदिवासी क्षेत्र के लेंगे, ये सब आपको यहाँ पर स्पष्ट कर लेना पड़ेगा और उस अध्ययन क्षेत्र का पूरा विस्तृत विवरण आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। निदर्शन पद्धति और उत्तरदाताओं का चयन अगला स्तर है हमारा। तो निदर्शन पद्धति क्या है। निदर्शन पद्धति में समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है जो कि समग्र की विशेषताओं से पूर्ण होती हैं, जिन्हें हम प्रतिनिधित्वपूर्ण कहते हैं। तो वह उसके आधार पर हम उत्तरदाताओं का चयन करेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को महाविद्यालय के छात्रों का अध्ययन करना है और कोई महाविद्यालय को लेते हैं तो किसी महाविद्यालय में मान लीजिए 8000 छात्र हैं, तो हम 8000 विद्यार्थियों का तो अध्ययन नहीं कर सकते। तो 8000 में से कितने विद्यार्थी चुनेंगे, वह उत्तरदाताओं का चयन किस आधार पर होता है, निदर्शन पद्धति के आधार पर होता है। ये सैम्पलिंग मेथड है, उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो सब प्रकार आपके अगली कक्षाओं में पूरे किए जाएंगे। तो आप देखिएगा कि हम यहाँ पर कौन सी पद्धति के आधार पर अपने उत्तरदाताओं का सिलेक्शन करते हैं। वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, बिल्कुल आपके विषय के अनुरूप होना चाहिए और उसके अनुपातिक ही होना चाहिए। अगला है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। सूचना के स्रोत मतलब हम इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो हमारे इंफॉर्मेशन के स्रोत दो हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है
प्राथमिक स्रोत होता है, दूसरा द्वितीयक स्रोत होता है। तो प्राथमिक स्रोत वो होता है जिसमें हम प्रत्यक्ष आमने सामने उपस्थित होकर के हम किसी चीज़ को, किसी जानकारी को एकत्रित करते हैं। तो जैसे हम प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची इनको लेके जाते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, अगला उत्तर देता है, तो इसमें हम प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राथमिक जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन हमको द्वितीयक स्रोतों से भी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जो मैंने दूसरा स्तर बताया था, संबंधित साहित्य का अध्ययन, यानी विषय से संबंधित जितने भी लिखित सामग्री है वो हमारे लिए किस रूप में है, वो सेकेंडरी डाटा है, वो अध्ययन का द्वितीयक स्रोत है। तो शोध में प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। अगला चरण है उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण और पूर्व परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ज़मीन को खोदना है और मैं वहाँ पर यदि फावड़ा लेके जाती हूँ तो ज़मीन तो नहीं खुदेगी। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसी शार्प चीज़ की आवश्यकता है, कोई नुकीला वस्तु होना चाहिए जिससे मैं उस चीज़ को खोद सकूँ। ठीक वैसे ही सामाजिक अनुसंधान में भी घटनाओं की प्रकृति को देखते हुए उपकरणों और प्रविधियों का चयन किया जाता है। किन उपकरणों का सहारा लेंगे? उपकरण का मतलब साधन जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अनुसंधान में कौन से उपकरण होते हैं जिनको हम लेके जाते हैं? तो प्रश्नों की एक सूची हम बनाते हैं, उसको हम लेके जाते हैं, उसको देख करके हम प्रश्न पूछते हैं और अगले उत्तरदाता से उत्तर लेते हैं। तो ये हमारा एक उपकरण है। या कई बार होता है कि हम प्रश्न पूछते चले जाते हैं, अगला उत्तर देते जाता है, ये साक्षात्कार होता है। कई बार हम प्रश्नों की सूची बना लेते हैं, पोस्ट से भेज देते हैं, ये प्रश्नावली है। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने उपकरणों को बनाते हैं, उनको जो है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उपकरण बना तो लिया आपने, प्रश्नावली का निर्माण कर लिया, साक्षात्कार अनुसूची बना ली, साक्षात्कार निर्देशिका तैयार कर ली, या एकल अध्ययन पथ प्रदर्शिका भी तैयार कर ली, लेकिन आवश्यक है उनका परीक्षण अवश्य करना। कैसे? मान लीजिए कल हमें कहीं प्रोग्राम देना है और हमें माइक की आवश्यकता पड़ेगी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि वह माइक तो अच्छा ही होगा और हम वहाँ जाकर बोलना शुरू कर देंगे। मान लीजिए हमने बोलना शुरू किया, माइक जो है वो डिसऑर्डर है, उसका काम नहीं कर रहा, उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, तो आपका काम प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर भी ये बात आती है कि जब हम अनुसंधान के लिए उपकरणों का निर्माण करते हैं तो उसका पूर्व परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यानी कुछ प्रश्नावली, कुछ अनुसूची, कुछ हम पहले पूछ के देख लेते हैं कि जिन प्रश्नों को आपने बनाया है उसके उत्तर मिल रहे हैं कि नहीं। मैंने उसको हम प्री टेस्टिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री टेस्टिंग से आपको ये पता लगता है कि किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, कोई जानकारी रह तो नहीं गई। इन तमाम बातों की जांच के लिए उपकरणों की हमें उसकी जांच करनी पड़ती है, उसका परीक्षण करना पड़ता है। और प्रविधियों का भी निर्धारण, प्रविधि मतलब टेक्निक माने खास प्रकार का तरीका। क्या हम घटना को अवलोकन के माध्यम से देखेंगे, किस तरीके से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, तो हम वहाँ पर प्रविधियों का भी निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद आता है तथ्यों का संकलन करना। जितनी भी जानकारी हमने एकत्रित की उसको सारे को इकट्ठा एक जगह किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रश्नावली आ गई, अनुसूची से हमने जानकारी एकत्रित की, तो हम देखेंगे कि पूरा डाटा हमारे लिए कंप्लीट है कि नहीं। तो वो पूरे तथ्यों का हम संकलन करेंगे, अध्ययन क्षेत्र में जाएंगे, उत्तरदाताओं से मिलेंगे और जानकारी को एकत्रित करके एक रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला काम उसका करते हैं संपादन करना। संपादन करने का मतलब होता है एडिटिंग करना। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि प्रश्नावली और अनुसूची से जो भी जानकारी आपने प्राप्त की है वो पूरी सही है कि नहीं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कहीं कोई आपने बात पूछी कहीं साइड में तो लिख नहीं है, या कहीं रह गया, कहीं डायरी में लिखा है। ये तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, संपादन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उसके बाद संकेतन, कोडिंग करना होता है। हम उसके कोडिंग सिस्टम को बना लेते हैं कि कौन कौन सा तथ्य किसके अंतर्गत आएगा। वर्गीकरण, उसको कुछ वर्गों में बांट लेते हैं कि किस वर्ग में होंगे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, या धर्म के आधार पर, या आर्थिक आधार पर। ये सब हम चीज़ें डिसाइड करते हैं। उसके पश्चात उसका हम सारणीयन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, उसको टेबल्स में कन्वर्ट करके, और सारे जितनी भी गुणात्मक सामग्री है उसको हम मात्रात्मक सामग्री में बदलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण। कई बार हालांकि समाजशास्त्र में भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी अनुसंधान की जो हमारा विषय है उसके अकॉर्डिंगली हम उन सांख्यिकी विधियों का चयन करते हैं। मीन निकालना है, मीड निकालना है, मोड निकालना है, काई स्क्वायर करना है, या वहाँ पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखना। ये सब तमाम चीज़ों का हम यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे और उसको स्पष्ट कर लेते हैं।
उसके पश्चात है तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरे रिसर्च के में जितनी भी जानकारी एकत्रित की गई है उस जानकारी का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे सामने कैसे है, गुणात्मक रूप में है। हमने टेबल में बदल दिया, उसके बाद भी टेबल से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस टेबल से ये स्पष्ट हो रहा है, इसके पीछे ये घटना है, इसमें ये तत्व है और ये पूर्व में किए गए रिसर्च से मेल खा रहा है। ऐसी तमाम बातों के आधार पर हम उन तथ्यों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद है जो रेफरेंस हमारा जो पूरा है उसको तैयार करना। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने अध्ययन में किन जो आपकी लिखित सामग्री इसका प्रयोग किया उसको हम संदर्भ सूची लिस्टिंग कर लेते हैं, बिब्लियोग्राफी तैयार कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकली तैयार करते हैं। बिब्लियोग्राफी भी तैयार करने के तरीके हैं, वो आप MLA पैटर्न में भी हो सकता है, और जो आपके उसके डाटा के आधार पर किस तरह की प्रवृत्ति के प्रकार को आप चुनेंगे, ये सब संदर्भ सूची के अंतर्गत उल्लेख होता है और उसी के आधार पर हम बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतिम चरण। जितना महत्वपूर्ण है पहला चरण उतना ही महत्वपूर्ण है अंतिम चरण, और वो है तथ्यों का प्रतिवेदन तैयार करना, उसका रिपोर्टिंग करना। आपने इतना काम किया, स्टेप बाय स्टेप किया, आपने काम किया, ये किसी को कैसे पता चलेगा? आपने शोध किया, शोध से क्या निष्कर्ष निकला, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए हम उसका प्रतिवेदन तैयार करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन का भी एक ना एक प्रारूप होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरे अपने अध्ययन को, उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन, उसका मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिर आपने डाटा कलेक्शन किया, फिर डाटा का एनालिसिस किया, फिर कैसे उसकी लिस्टिंग की, ये तमाम चीज़ें इस तरह से आपको लिखित फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, और तब वो हमारे सामने एक ऐसे प्रतिवेदन के रूप में आती है कि वह फिर आपके आगे जो अनुसंधान करेंगे उनके लिए संबंधित साहित्य हो जाता है और वो आपका अध्ययन उनके लिए एक आधार बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम निर्धारित चरणों से और सही तरीके से अपना अनुसंधान करते हैं तो बच्चों निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को जानने का प्रयास किया है। न केवल प्रयास किया है बल्कि तथ्यों को खोज कर आप सामने ले आते हैं, तो वही सामाजिक अनुसंधान सबसे उपयोगी और लाभप्रद माना जाएगा। अब हम चलते हैं जो इसका अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों को लेकर के आ रहे हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तमाम बातें करके उसको एक फॉर्मेट में ला करके उसका प्रतिवेदन तैयार करते हैं। पर उसके बाद क्या, यानी कि सामाजिक अनुसंधान वह किनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, या आने वाले नवीन अनुसंधानकर्ताओं के लिए, सबके लिए उपयोगी है। तो अब हम जो देखेंगे सामाजिक अनुसंधान का महत्व कितना है और किस प्रकार से हम सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हैं। सबसे पहली बात जो है, इसका पहला महत्व इस बात से साबित होता है कि जो कुछ भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का क्या मतलब है? किसी भी घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान की इसका पहला वो शर्त ही होता है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो वैज्ञानिक विधि की सहायता से करेंगे, वस्तुनिष्ठ करेंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब अनुसंधान का अपने विचारों के आधार पर नहीं करेगा। जो तथ्य उसे अनुसंधान उत्तरदाताओं से प्राप्त हुए हैं उनका विश्लेषण करने से जो निष्कर्ष निकला, वस्तुतः वही वस्तुनिष्ठ अध्ययन माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका पहला महत्व यही है कि सामाजिक घटनाओं का इसमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो जाता है। नहीं तो सब आम व्यक्ति, आम पब्लिक जो है वो सामाजिक अनुसंधान के बारे में नहीं समझ पाता, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की क्या उपयोगिता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो भी निष्कर्ष लेके आते हैं वो सबके लिए लाभदायक होता है। दूसरा है, समाज के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, हमारा समाज है, उसके बारे में नित्य नए नए प्रकार के ज्ञान जो है वो सामाजिक अनुसंधान से निकल करके आते हैं। पूरे समाज के लिए कल्याण में सहायक होता है। जो भी रिसर्च का निष्कर्ष निकलता है, जितने भी रिसर्च किए जाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर, वो समाज कल्याण में सहायक होते हैं, पूरे समाज के लिए। क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसके से सबको जानकारी मिलेगी कि समाज क्या होता है, समाज में किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और कैसे उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए और कैसे उसका उपयोग करके हम समाज कल्याण में सहायता दे सकते हैं।
नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नियंत्रण भी होता है। नियंत्रण का मतलब होता है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, तो वो चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, अनुसंधान उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष जो है वो सबके लिए समाज में नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। सामाजिक प्रगति में सहायक, समाज का विकास होता है, समाज की प्रगति होती है। निरंतर विकास तभी हो सकेगा जो अनुसंधान करता है वो अपने निष्कर्षों को समाज के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राज्य सरकारें उनका उपयोग करके समाज कल्याण में उनका प्रयोग कर सकती हैं, जिससे समाज की प्रगति होती है। अज्ञानता का नाश होता है, बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या है, हम अपनी परंपराओं, अपनी रीति रिवाजों, अपनी मान्यताओं और रूढ़ियों से इतना जकड़े हुए होते हैं कि कई बार हम उस पर कोई भी वैज्ञानिकता का पट नहीं चढ़ने देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बरसों से चला आ रहा विश्वास है, हमारी परंपराएं हमारे अंदर जीवित होती हैं, हम उनको तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। बात तोड़ने की भी नहीं है, बात है कि जो तथ्य सामने आना चाहिए, जो सही और वैज्ञानिक है, वो केवल अनुसंधान के माध्यम से लाया जा सकता है। तो इस तरीके से अज्ञानता का नाश करने में सामाजिक अनुसंधान की भूमिका होती है। सामाजिक विज्ञानों की उन्नति में सहायक। सामाजिक विज्ञान का मतलब सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले विज्ञान, अर्थात विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक विज्ञान जो प्रकृति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, दूसरे सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों की उन्नति, देखिए प्राकृतिक विज्ञान बहुत एडवांस है, भौतिक शास्त्र है, जीव विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, आपके रसायन शास्त्र है। इन सब के पीछे कुछ तकनीकी और कुछ टेक्नोलॉजी इस तरीके की है कि उसके द्वारा हम अनुसंधान से कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, वैज्ञानिक अध्ययन होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों के संबंध में एक बात यह आती है कि सामाजिक घटनाएं तो दिखाई ही नहीं देती है ना, सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, सामाजिक घटनाओं में कोई प्रयोगशाला नहीं है, तो सामाजिक घटनाओं के संबंध में बहुत जटिलता पाई जाती है। तो इन सब तमाम कारणों से हम समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस बिंदु पर हमारे तीसरे भाग में इसकी चर्चा की जाएगी कि समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों की उन्नति करने में अनुसंधान की बहुत बड़ी भूमिका है। कितने भी सोशल साइंस हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मानव शास्त्र हो, ये सभी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से उत्तरोत्तर विकास को पाते हैं, प्रगति होती है, विकास होता है, उन्नति होती है। और अगला महत्व है सैद्धांतिक उपयोगिता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के दो ही उद्देश्य होते हैं, या तो हम सिद्धांत निर्माण करना चाहते हैं या हम किसी व्यवहारिक पक्ष के रूप में हम उसका कोई समस्या का समाधान देना चाहते हैं। तो समाज शास्त्र में जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके संबंध में हम जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निश्चित रूप से सिद्धांत का निर्माण भी करते हैं और समस्या के निराकरण का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो सिद्धांत निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई सिद्धांत ऐसे बने हैं, सामाजिक सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब पढ़े हैं, जैसे दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, इन्होंने सब थ्योरी बनाई है। मैक्स वेबर, आपके सोरोकिन, सब ने कोई न कोई ऐसे सिद्धांत बनाए हैं जिससे समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का महत्व बढ़ा है। बल्कि हम जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से समाजशास्त्र की भूमिका भी कहीं कम नहीं है। प्रशासन में सहायक बहुत महत्वपूर्ण है। IAS और PSC की परीक्षाओं में जो चयनित विद्यार्थी होते हैं उनको समाज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें कहाँ प्रशासन करना है, समाज में, तो समाज के बारे में उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक घटनाओं के बारे में जितने भी अनुसंधान हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं समाज को समझने के लिए, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत हो सकता है। तो आप देखिएगा जितने भी इस तरह के IAS, IPS और डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह सब होते हैं, वो ज़रूर उन्हें सामाजिक घटनाओं के बारे में, समाज के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है। और आप देख रहे हैं आज के हमारी वर्तमान परिस्थितियों में हमारा प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ, सजगता के साथ, चौकसता के साथ बिल्कुल वहाँ पर अपना कार्य कर रहा है। ये ड्यू टू क्या है, उन्हें इस तरह का ज्ञान है। तो समाजशास्त्र में जितने भी सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं वह सामाजिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंत में जितने भी समाजशास्त्र में, जैसे प्राकृतिक विज्ञान करते हैं कि वो कोई प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन के माध्यम से वो अपने ज्ञान में निरंतर उन्नति और प्रगति को दिखाते हैं, नए नए सिद्धांत बनाते हैं।
ठीक उसी तरह से सामाजिक अनुसंधान भी भविष्यवाणी करके और वो अपनी भविष्यवाणी के तथ्यों के आधार पर वो भी समाज के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक आपका इंसेट है, आपके जो है फिजिकल साइंस है या एस्ट्रोनोलॉजी है, ये सब क्या बोलते हैं, इंसेट आपका क्या बताता है? तो बताता है कि आगामी 24 घंटे में ये होने की संभावना है, यानी वो पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है। तो ठीक इसी तरह से सामाजिक अनुसंधान में भी जो हम अनुसंधान करते हैं, हम भी इस तरह की संभावनाओं को व्यक्त करते हैं कि आगामी वर्षों में पारिवारिक जीवन ऐसा होगा या होने की संभावना है, व्यक्तियों के संबंध इस तरह के हो जाएंगे, इस बात की होने की संभावना है। तो प्रिडिक्शन का आधार सामाजिक अनुसंधान में भी होता है और इस तरह के सामाजिक अनुसंधान प्राकृतिक विज्ञानों के भांति उनके निष्कर्ष भी समाज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से सामाजिक अनुसंधान जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर सही रूप से किया गया अनुसंधान है, विधिवत किया गया है, निश्चित स्तरों से, क्रमबद्ध तरीकों से, वैज्ञानिक पद्धति से और वस्तुनिष्ठता के आधार पर यदि सही रूप से अध्ययन किया जाए, तो यह मान के चलिए कि आपके द्वारा किया गया अनुसंधान पूरे सामाजिक के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और आपके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद बच्चों।